हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं आपका ट्विटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हमने पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके 2023 और 24 के सिलेबस में आने वाला है। अध्याय का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपको हमारे सोवियत संघ के बारे में पढ़ना है, जिसको हम आज नॉर्मली रशिया कहते हैं। पहले उसकी कंडीशन, रशिया की आज की स्थिति ऐसी नहीं थी। वो पहले 14 और देश से मिलकर बना हुआ था, जिसको हम पहले सोवियत संघ कहते थे। अगर आप इस चैप्टर को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इसके पहले वाला अध्याय जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, उसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि वो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पूरी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसके अंदर उस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो आपका एक बेस क्रिएट करता है ताकि आप कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस को स्टडी कर सकें। इस चैनल पर उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं, आप चाहे अपने बुक में रीड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि वो समझना ज़रूरी है ताकि आपको ये सब समझ में आ सके। जिसमें हम ये वर्ड देख रहे हैं, दो ध्रुवीयता। इस ध्रुवीयता को समझने के लिए आपको उस वीडियो को देखना ज़रूरी है कि दो ध्रुवीयता का अंत क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर आपने स्टडी किया कि दो ध्रुवीयता की शुरुआत क्या है, दो ध्रुवीयता होती क्या है। ठीक है, तो मैं आपसे आशा उम्मीद करूँगा कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, और आप देख चुके हैं तभी आप इस वीडियो में आप आगे बढ़े, वरना आप इस वीडियो को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि हमारा सोवियत संघ क्या है। ठीक है, ये समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने पढ़ा होगा 10th और 9th की हिस्ट्री, जब आपने पढ़ी होगी तो आपने 1917 की रूसी क्रांति के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। रूस के अंदर एक क्रांति हुई थी जो कि व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में की गई थी 1917 में। ठीक है, ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ की गई थी। जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है उस जिसके अंदर ज़्यादातर जो हमारे संस्थान होते हैं वो निजी हाथों में होते हैं, ज़्यादातर जो हमारे उद्योग होते हैं वो निजी होते हैं। हमारी जो मार्केट होती है, पूरी जो बाज़ार होती है, वो बाज़ार की शक्तियों के ऊपर, मांग और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करती है, मांग और पूर्ति के ऊपर काम करती है। वो एक ऐसे अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये जो क्रांति थी, लेनिन की क्रांति, ये हमारी पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हुई थी। ठीक है, इस क्रांति में 15 गणराज्यों को मिला करके एक सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का अस्तित्व में लाया गया था। मतलब जो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद में 15 गणराज्य यानी कि 15 राज्यों को मिला करके, 15 देशों को मिला करके एक संघ बना जिसका नाम था सोवियत संघ। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूएसएसआर भी कहते हैं। ठीक है, कब अस्तित्व में आया ये? 1917 की क्रांति के बाद में, रूसी क्रांति के बाद में। ठीक है, इसके जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो व्लादिमीर लेनिन ही बने। ठीक है, सोवियत संघ के अंदर जो 15 गणराज्य थे वो रूस इनका सबसे बड़ा राज्य था। रूस आज की भी डेट में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उसमें तो पहले 15 और समय थे, उनमें भी ये सबसे बड़ा देश हुआ करता था। बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालडोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया, ये 15 देश मिल करके उस समय सोवियत संघ का निर्माण करते थे। उस समय इन 15 देशों को मिला करके हम सोवियत संघ को जानते थे। ठीक है, हमने पढ़ा कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ का विघटन हो गया कब? 1991 में, है ना। हमने ये देखा कि सोवियत संघ बना कैसे था। सोवियत संघ रूसी क्रांति के बाद बना, और 1917 से 1991 तक सोवियत संघ अस्तित्व में रहा। 1991 में दिसंबर के महीने में सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन मतलब उसका पतन हो गया, वो टुकड़ों में टूट गया। जो 15 गणराज्य पहले से मिले थे, वो 15 गणराज्य फिर से उसके अंदर अलग हो गए। ठीक है, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन्होंने मिलकर के सोवियत संघ के समाप्त होने की घोषणा करी। ठीक है, बोरिस येल्त्सिन कौन है? बोरिस येल्त्सिन 1991 के बाद जो रशिया बना उसके पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, इन्हों के नेतृत्व में आकर के जो उस समय सोवियत संघ के 3 सबसे बड़े गणराज्य थे, सबसे बड़ा हमारा रूस था, यूक्रेन और बेलारूस उसमें सबसे बड़े में शामिल थे। इन तीनों ने मिलकर के
घोषणा करी कि सोवियत संघ अब समाप्त हो गया। कब करी थी? 1991 के दिसंबर में। इसके बाद में 15 नए देश विश्व के मानचित्र पर सामने आए। कब? 1991 के बाद में। ठीक है। और जो हमने पढ़ा कि दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, क्योंकि हमने पहले अध्याय में पढ़ा है कि शीत युद्ध के दौरान में दुनिया को दो ध्रुवों में बांटा जा चुका था। उसी को हम दो ध्रुवीयता कहते थे। पहले ध्रुव यानी कि एक खेमा जो था हमारा अमेरिका का था, एक खेमा हमारा सोवियत का था। सोवियत का खेमा यानी कि जो सोवियत की तरफ का जो ध्रुव था उसका अंत हो गया, कि सोवियत का ही अंत हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि जो दो ध्रुवीयता चल रही थी उसका क्या हो गया, आखिर में आकर के अंत हो गया। आया समझ में? अच्छा, सोवियत संघ का विघटन हुआ क्यों? ऐसे क्या कारण थे कि सोवियत संघ के अंदर उसको टूटना पड़ गया, उसको बिखरना पड़ गया, है ना? ऐसे क्या कमियां थी, ऐसे क्या कारण थे? ठीक है, सोवियत संघ के, अब इसको कमियां कहें या सोवियत संघ के विघटन के कारण कहें, ये दोनों ही सही होगा। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन हुआ। क्या भाई? रशिया यानी कि पुराने सोवियत संघ के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा इनके कंपटीशन में, जैसे भारत के अंदर क्या है, बीजेपी, उसके कंपटीशन में कांग्रेस है और भी अनेक दल हैं। लेकिन सोवियत के अंदर क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं हुआ करती थी। उसी के अंदर से खाली नेताओं का बदलाव होता था, चुनाव होता था। ठीक है। और उस कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था वो तानाशाही रवैये का हो चुका था। धीरे धीरे काफ़ी लंबे समय के बाद में कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन था वो बहुत बुरी व्यवस्था में था। ठीक है। सोवियत संघ ने क्या करा था, शीत युद्ध के दौरान जो होड़ मची थी, किसकी होड़? अमेरिका से आगे निकलने की होड़। उस होड़ में अपने सारे संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया। उसने ज़्यादातर संसाधनों को हथियार बनाने में इस्तेमाल किया। ठीक है। जनता की इच्छा को पूरा करने में सरकार विफल हो गई। हुआ क्या, जब सरकार वहाँ पे कार्य कर रही थी, उन्होंने क्या करा, अपने संसाधनों का दुरुपयोग किया। संसाधनों का दुरुपयोग करने का मतलब, क्योंकि उन्होंने सारे संसाधन हथियारों में लगा दिए थे। ठीक है। अब हथियारों में संसाधन लगा देने के कारण जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन पर संसाधनों में कमी पड़ गई, जिसके कारण लोगों की जो आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी और लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में सरकार धीरे धीरे विफल होती जा रही थी। राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं का कमजोर होना। अब उस एक संस्था में, एक व्यवस्था में जो सोवियत संघ ने अपनाई थी, साम्यवादी, समाजवादी, ठीक है, उसके अंतर्गत पूर्ण रूप से सारी चीज़ें, सारे उद्यम, सब चीज़ें लगभग सरकारी ही होती हैं। कोई भी निजी परिसंपत्ति का प्रावधान नहीं होता। सरकारी संस्थानों के अंदर भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से फैलता है। अपने भारत में भी देखा होगा कि ज़्यादातर सरकारी संस्थान ऐसे हैं जहाँ पे कार्य होने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे सरकारी संस्थान होते हैं वो जल्दी कमज़ोर पड़ जाते हैं। वही राजनीतिक और आर्थिक संस्थान जो थे सोवियत संघ के कमज़ोर पड़ गए थे। आर्थिक स्थिति के मामले में सोवियत संघ के जो दिन थे वो ठीक नहीं चल रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को विशेष अधिकार, कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उनको बहुत सारे विशेष अधिकार मिले हुए थे। ठीक है, उनको अलग अलग तरीके की सुविधाएं प्रदान थी जो कि सामान्य जनता को नहीं थी। इस कारण लोग कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को अपने से अलग मानते थे। इनके बीच में एक भेद था, एक अंतर पैदा हो गया था जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के लिए सही साबित नहीं हो रहा था। ठीक है। गोरबाचेव की सुधार नीति, गोरबाचेव ने कुछ सुधार नीति को अपनाया था अपने कार्यकाल के दौरान में। गोरबाचेव ने अनेक प्रकार की नीतियों को अपनाया जिससे वे सोवियत संघ की इन गलतियों को सुधारना चाहते थे। इन गलतियों को सुधारने के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक तरीका अपनाने की कोशिश की, लेकिन वह तरीके काम नहीं आए, जिससे तरीकों को अपनाने से सोवियत संघ का और ज़्यादा घाटा हो गया और ज़्यादा सोवियत संघ की हालत ख़राब हो गई थी। गोरबाचेव सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति भी रहे थे क्योंकि इनके कार्यकाल के बाद में सोवियत संघ का अंत हो गया था। राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं का कार्य के प्रति कमज़ोर होना, वही कि जो हमारे संस्थान थे वो कमज़ोर हो गए थे, वो कार्यकुशलता को पूरा नहीं दिखा पा रहे थे। ठीक है। अब सोवियत संघ को हम जो पढ़ रहे हैं, सोवियत संघ की हमने कमियां जानी। कुछ सोवियत संघ के अंदर उस समय विशेषताएं भी थी, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हुआ ये मानते हैं, लेकिन 1917 से लेकर के 1991 तक सोवियत संघ कार्य कर रहा था। ये एक बहुत लंबा समय है।
इस लंबे समय की अवधि में सोवियत संघ बहुत अच्छे से कार्य करके गया था, ठीक है। तो इस अवधि को पूरा करने के लिए सोवियत संघ के अंदर बहुत गुण थे, क्योंकि कोई भी संगठन इतना लंबा कार्यकाल ऐसे ही पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या खासियत थी सोवियत संघ के अंदर? सोवियत संघ के पास संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। संचार प्रणाली मतलब जैसे जो हमारा टेलीफोन है, जो टेलीविज़न है, ये सब संचार का साधन है, रेडियो है ना। तो उस टाइम की जो संचार प्रणाली थी, उस समय सोवियत संघ के पास एक बृहद, एक बहुत सुव्यवस्थित संचार प्रणाली की व्यवस्था उसके पास में हुआ करती थी। अमेरिका के बाद सोवियत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उस समय हुआ करता था, आज भी है, लेकिन आज जो दूसरे नंबर पर चाइना है, उस समय कभी सोवियत संघ दूसरे स्थान पर विराजमान था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है। विशाल ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन, देखो भाई, सोवियत संघ का जो क्षेत्रफल था वो बहुत बड़ा था। आज की डेट में रशिया का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। रशिया सोवियत संघ का एक भाग था, और रशिया के अलावा भी 14 देश और शामिल थे, जिनमें कजाकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, ये सब बहुत बड़े बड़े देश शामिल थे। उस समय इस बड़े क्षेत्रफल के कारण सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधन या फिर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध थे। कोयला, पेट्रोलियम, इसकी कोई कमी नहीं थी, ठीक है। आवागमन की अच्छी सुविधाएं थी, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ का, जिसमें हमारी आधारिक संरचना, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, रोड, सड़क, बिजली, ये पूरी आधारिक संरचना सोवियत संघ की बहुत अच्छी थी। सोवियत संघ आधारिक संरचना के मामले में उस समय में बहुत आगे था बाकी देशों के मुकाबले। रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी थी वहाँ पे। लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट सरकारी रूप से दिया जाता था, वहाँ पे कोई प्राइवेट नहीं हुआ करता था। वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा सभी को समान रूप से अच्छी खासी प्राप्त हुआ करती थी। राज्य का पूर्ण स्वामित्व, पूरे राज्य का अपने देश पे कंट्रोल था। पूरे क्रियाओं पे सरकार का कंट्रोल था। कोई भी क्रिया सरकार की मर्जी के बगैर फिर बाजार की अर्थव्यवस्था की शक्ति पे नहीं चला करती थी, ठीक है। विशाल भूभाग, ये मैंने आपको समझा दिया कि रशिया एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल आज भी रखता है, और रशिया उन 15 देशों में से एक था। संघ में 14 देश अलग से थे, तो एक क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा था सोवियत संघ का, ठीक है। विघटन जब हो गया, हमने पढ़ा कि सोवियत संघ क्या है, उसका अंत कैसे हुआ, कमियां क्या थी, सोवियत संघ में खासियत क्या थी, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके बाद में क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला शीत युद्ध खत्म हुआ। अब आपको अगर शीत युद्ध नहीं पता तो आपको पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, शीत युद्ध का दौर, क्योंकि उसमें शीत युद्ध के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, पूरा अध्याय शीत युद्ध के बारे में। अब मैं 2-3 शब्द में आपको शीत युद्ध को समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर अपनी बुक से एक बार रीडिंग लगा लीजिए कि शीत युद्ध क्या है, इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए, ठीक है। हथियारों की होड़ खत्म हुई। हथियारों की होड़ जो अमेरिका और सोवियत के बीच में चल रही थी, वो होड़ भी खत्म हो गई। दूसरी दुनिया का पतन हो गया। दूसरी दुनिया मतलब जो सोवियत संघ थी, सोवियत संघ का जो गुट था, सोवियत संघ का जो खेमा था, जो सोवियत संघ के संघ में देश शामिल थे, इनको हम दूसरी दुनिया के नाम से भी जानते थे, जो कि पश्चिमी यूरोप का जो भाग था, पूर्वी यूरोप का जो भाग था, इसको हम दूसरी दुनिया भी कहते थे, ठीक है। इसका अंत हो गया। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन के उभरा। पूरी दुनिया में आज भी जो सबसे बड़ी महाशक्ति है वो अमेरिका है, ठीक है। विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई। पूंजीवादी वर्सेस समाजवादी यानी कि साम्यवादी, ये विचारधारा का जो विवाद था ये खत्म हो गया, ठीक है। शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी को 1990 में बोरिस येल्त्सिन, जो हमने 2 दिन पहले पढ़ा था, रशिया के पहले राष्ट्रपति, इनके नेतृत्व में शॉक थेरेपी को अपनाया गया, और शॉक थेरेपी एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुई थी, ठीक है। नए देशों का उदय हुआ जो कि सोवियत संघ में शामिल थे। सोवियत संघ में जो 15 देश शामिल थे, रूस वगैरह सबको मिला करके, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सबको मिला करके 15 नए देशों का उदय हुआ। दुनिया के मैप पे 15 नए देश सामने आए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे का अध्याय, क्योंकि इस अध्याय में और भी कुछ टॉपिक हैं, इस टॉपिक के साथ साथ कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो कि इस अध्याय में आपको बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, आपको अलग से उनको स्टडी करना होगा। उन टॉपिक्स की वीडियो भी इस चैनल पर आ जाएगी। आप इस चैनल से अगर जुड़े रहना चाहें, जुड़े रह सकते हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद,